हाँ भैया, शुरू करें। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था, कुछ याद है क्या पढ़ लिया था या नहीं पढ़ लिया था, कि 4 अगस्त 1789 को लुई ने साइन कर दिए थे पेपर। किस लिए कर दिए थे, क्यों कर दिए थे, बार बार नहीं, एक बार जाके दोबारा देखो, नहीं देख समझ में आए तब मुझको बताना। नंबर यार कल संडे है, कल नंबर मैं परचेज़ करने वाला हूँ, तो अब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी मंडे के बाद से, या सॉरी जन्माष्टमी के बाद से, 30 तारीख के बाद से, उसमें मोबाइल नंबर दे दिया जाएगा। कुछ भी डाउट्स है, मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप कर देना, साथ में कमेंट डाल देना, आपको उसका रिप्लाई व्हाट्सअप के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू और उसकी वीडियो बन के मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारा चैप्टर चल रहा था। तो लास्ट क्लास में इतना बता दिया था कि भैया 4 अगस्त को 1789 को लुई ने साइन कर दिए थे, इसको एग्री कर लिया था, इसको मान्यता दे दी थी। ठीक है, 4 अगस्त 1789 को। अब आगे क्या होता है इस पर बात करेंगे। तो आगे हुआ क्या भाई, देखो अबे ये क्या हो गया। हाँ बेटा, ओके। तो देखो 4 अगस्त को मान्यता मिल गई, ठीक है, 1789। अब उन्होंने क्या कर रखा था, मैंने आपको जैसे कि लास्ट क्लास में बताया था, एक ड्राफ्ट रेडी था, उसमें कुछ कमियां भी थी और कुछ सुधार करने बचे थे, कुछ ज़्यादा चीज़ें ऐड हो गई थी, वो हटानी भी थी। तो उसने बोला भाई ठीक है मैं मान्यता दे रहा हूँ, लेकिन ड्राफ्ट फाइनल तो करो। उन्होंने 1791 याद रखिएगा, 1791 में जो ड्राफ्ट है वो कंप्लीट कर लिया। किसने करा, नेशनल असेंबली। ड्राफ्ट किस चीज़ का कंप्लीट करा, संविधान का, ठीक है ना। संविधान का प्रारूप होता है, मतलब कि उसको छाप दिया, उसका लेख बना लिया। उन्होंने ड्राफ्ट कंप्लीट कर दिया 1791 में, सो कर लिया कि भैया अब ये ठीक है। अब इसको, अब जबकि जैसे ही उसने साइन करा, फ्रांस संवैधानिक का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, जहाँ पे संविधान लग जाए, जहाँ पे किसी राजा की नहीं, संविधान। जैसे आज आप बाइक चलाते हो, लाइसेंस बनवाते हो, ये सारा राइट आपको कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ने दिया है, तो वो हो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। 4 अगस्त को उन्होंने मान्यता दे दी थी, उनको 2 साल लग गए सब कुछ मैनेज करने में, सब कुछ करते। उनका बेसिकली मेन पर्पस यही था, जो हम लास्ट क्लास से बात करते हुए आ रहे हैं, कि जो राजा की पावर है ना, वो सेंट्रलाइज थी। ये ड्राफ्ट है भैया, उसका डेमो कैसे ढूंढ के लाया हूँ, ठीक है। हाँ, उनका मेन पर्पस क्या था, उनका मेन पर्पस ये था कि हमने जो राजा की पावर है उसको थोड़ा सा कम करना है, ठीक है। कैसे कम करना है, क्योंकि वो सेंट्रलाइज पावर, जो ये बोले वही 100% सच है। वो बाहुबली फिल्म देखिए ना, मेरा वचन ही है शासन, तो जो ये बोल दे वो सब कुछ है। उसने बोला यार इसकी जो पावर है ना, इसको डिवाइड कर दो कई पार्ट्स में, ऐसे अकेला सब कुछ नहीं, क्योंकि अकेले में दिमाग भी ज़्यादा घूम जाता है। तो इसकी पावर को जो था वो सिंगल बंदे के पास से मल्टीपल लोगों को दे देनी थी, मल्टीपल पर्सन, अलग अलग, क्योंकि हर किसी का एक स्पेशल डिपार्ट, हर चीज़, हर बंदा का, आप हो मैं हूँ, हम परफेक्ट नहीं हैं हर चीज़ में। तो ये राजा 100% परफेक्ट कैसे हो सकता था, नहीं हो सकता था ना, क्योंकि इसको सारे लॉ भी पता हैं, कानून के भी है, दंड भी देगा, मैनेजमेंट भी करेगा, ऑफिस भी चलाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं था, जिसका ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा था। तो इन्होंने बोला क्या था, डिवाइड किंग पावर, जो राजा की पावर है उसको डिवाइड कर दो। तो ये डिसाइड करा। अब इसको क्या था, कैसे कर सकते थे हम, इसका सिर्फ एक ही था, पॉलिटिकल सिस्टम, जो आज के टाइम पे आपके हमारे देश में होता है, वोट डालने का राइट। जो नहीं करता उसको हटाओ, दंड के लिए पुलिस होगी, न्याय पाने के लिए कोई कोई गलत काम है उसके लिए कोर्ट है, हर चीज़ के लिए तरीका है। तो उन्होंने बोला कुछ इस तरह का सिस्टम बनाते हैं, वो सिस्टम की तरफ बढ़ गए। तो उन्होंने जब अपना ड्राफ्ट तैयार करा 1791 में, जब उन्होंने अपना ड्राफ्ट करा, इन्होंने 3 कैटेगरी माने। देखना ये जो मैप है ना, ये मैप समझ लेना, आपको अपनी बुक के अगले 2 पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस मैप को समझ लो।
अब वो क्या बोले, वन, जैसे कि मैंने बताया यार में से आदत आई नहीं अभी, रुको, हाँ, जैसे उन्होंने बताया कि वन, चल जा भाई, 1791, इसमें इन्होंने ड्राफ्ट तैयार कर दिया। ड्राफ्ट तैयार करके उन्होंने 3 कैटेगरी में सब कुछ बना दिया, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। इन 3 कैटेगरी में इसने पूरे संविधान को डिवाइड कर दिया। अब इस संविधान में क्या अच्छा था क्या बुरा, आपके आगे जो चैप्टर बढ़ रहा है वो सब कुछ इसी मैप पे बेस्ड है। अब जैसे कि मैंने बताया था लास्ट टू लास्ट क्लास में कि 2.3 से 2.8 करोड़ जो है पॉपुलेशन पहुंच गई थी। उसके बाद क्या उसके अच्छे काम थे, क्या उसके बैड इफेक्ट थे, वो भी बताया था। अब इन्होंने जब 3 सिस्टम बनाया, पहला सिस्टम बना दिया कोर्ट, न्यायपालिका, हाई कोर्ट। अब कोर्ट को ब्रीफ करना मैं ठीक नहीं समझता, आप सबको पता है कोर्ट क्या होता है, तो कह रहे ठीक है भैया, एक होगा जज, ठीक है। दूसरा इन्होंने सिस्टम बना दिया कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब होगी गवर्नमेंट ऑफिसेस, ये आ गया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसेस आ गया, मिनिस्ट्री आ गई, ठीक है ना, जैसे हमारे राजनाथ जी वगैरह ये सारे मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में बैठा है। डिपार्टमेंट आ गए, सरकारी ऑफिस आ गए सारे, पूरा देश को जो चलाएगा, आईएएस ऑफिसर जैसे बैठते हैं हमारे, पूरा देश को चलाने वाला सिस्टम कार्यपालिका में आ गया, ठीक है। और तीसरा बना दिया विधायक, जो होंगे जनता के प्रतिनिधि। प्रतिनिधि बोले तो जो लोगों से पूछेंगे, हाँ भैया आपको कुछ समस्या है तो बताओ, हम उसकी आवाज़ संसद में उठाएंगे, जो तुमको पसंद हो वही काम करेंगे। ये 3 कैटेगरी इन्होंने यहाँ पर बना दी, ठीक है। अब ये समझ में आ गया 3 कैटेगरी। तो अब भैया ये कैटेगरी 3 कैटेगरी बन चुकी है। अब इन 3 कैटेगरी को सिलेक्ट कैसे करते थे, 2.8 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ 40 लाख लोग ही ऐसे निकले जिनको वोट देने का राइट था। इंडिया में या और कहीं भी हम 18 साल से ऊपर होते पूरे इंडिया में, वोट देने का आपको राइट बन जाता है। वोटर आई कार्ड बनवाना आपका अधिकार होता है। मैं खुद एक इलेक्शन डिपार्टमेंट में हूँ जहाँ वोटर आई कार्ड बनते हैं। वोटर आई कार्ड पे कुछ जानना हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, कहीं पे परेशानी हो कार्ड बनवाने में, आप कमेंट्स में मुझे लिखिएगा, मैं आपको उसको सही रास्ता और सही तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो अब भाई सिर्फ 40 लोग एलिजिबल निकले, कह रहे 40 लाख लोग एलिजिबल है भाई। अब 40 लाख जो एलिजिबल निकले वो ऐसा क्यों है ना, क्वेश्चन तो ये है कि वो ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ 2.4 करोड़ में से 2.8 करोड़ में से सिर्फ 40 लोग एलिजिबल निकले, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने कुछ अपनी ना टर्म एंड कंडीशन डाल दी। टर्म एंड कंडीशन क्या डाली, उनका कहने का मतलब था कि भैया मैं आपको बात बताऊं, आज से आप ज़्यादा नहीं 60-70 या थोड़ा उससे 100 साल पीछे चले जाओ, ज़्यादा भी नहीं, 60-70 के बाद से ही। पहले तो क्या पता चलती थी मुगलों के टाइम पे कि अगर एक हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड की मौत हो गई, उसको जलाने के लिए ले गए, है ना, उसको जैसे ही चिता पे उसको जलाया तो उसकी वाइफ को उसमें धक्का दे देते थे, जिसे बोलते थे सती। जिंदा उसको चिता में जलती आग में धक्का दे देते थे कि तेरा पति चला गया, ये मुगलों से पहले की बात बता रहा हूँ मैं, तेरा पति चला गया तो तू जिंदा रह के क्या करेगी। 1000 नहीं, लाख नहीं, उसमें से 1000 और लाखों में से कोई एक लेडीज़ होती होगी जो अपनी मर्जी से सती होती है, जिसका मतलब जो अपने पति से बहुत ज़्यादा अटैच होती है, बाकी नहीं होती हैं। उनको अपने जीने का हक है, लेकिन ये जीने नहीं देता था समाज। ये हमारा यहाँ का एटमोसफेयर पहले बहुत बुरा हिसाब किताब था। तो भाई जब वो सती होती थी, जब वो जाहिर सी बात है वो चिल्लाएगी भी, जब आप आग में फेंकोगे तो क्या करते थे, ढोल नगाड़े मंगा लेते थे भाई। ढोल वगैरह इतनी तेज़ बजाते थे कि गाँव की लेडीज़ तक उसकी आवाज़ पहुँच ही ना पाए, उसकी आवाज़ वहीं दम जाए, उसको ऐसा मतलब बुरा व्यवहार होता था। तो यार महिलाओं को सम्मान तो समझो जब से नहीं मिला। और ये तो एग्जाम्पल मैंने आपको इंडिया का बताया। यहाँ पे देखो लाइव क्या एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। फ्रांस में क्या बोले,
वो बोले भाई 2.8 करोड़ में से सिर्फ 4 लोग वैलिड हैं। वो कैसे? उन्होंने कैटेगरी नहीं बना दी। कैटेगरी क्या बना दी कि भाई एक तो 25 साल से नीचे का कोई भी बंदा हो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, वो इंक्लूड होगा ही नहीं, आधे लोग ख़त्म। 25 साल से नीचे पुरुष, महिला, है ना, और बच्चे। अब 25 साल से नीचे जेंट्स को यानी कि पुरुष को वोट डालने का राइट नहीं, ठीक है, 25 साल से नीचे बच्चों को वोट डालने का राइट नहीं। मगर इन सालों ने क्या करा, औरत के तो भाई साहब औरत को सम्मान की ज़िंदगी शायद अब भी कहीं होगा, ऐसे कुछ जगह अब भी होगी जहाँ अब भी नहीं मिल पा रही है। इन्होंने बोला भाई औरत का कोई राइट नहीं है, औरत को क्या उसकी उम्र कितनी भी हो उसको वोट डालने का अधिकार नहीं रहेगा। औरत लेडीज़ जो है वो वोट नहीं डालेंगी, उनका काम है घर का चूल्हा चोखा करना, तो वो घर का चूल्हा चोखा ये करेंगे, अपना घर बने बच्चे पाले बस ये करे, उनको वोट डालने का राइट नहीं होगा। तो भाई ये और जो हमारे वहाँ उस टाइम की लेडीज़ थी उनके मन में कुछ आया कि यार ऐसा क्यों, हमने ऐसे क्या इनके घोड़े खोल दिए, भैंस खोल दी जो ये हमें राइट नहीं दे रहे वोट डालने का, और साफ साफ मना कर दिया। अब जाहिर सी बात है 2.8 करोड़ में कम से कम 40% तो महिलाएं होंगी, लेडीज़ तो होंगी। सीधा सीधा आधे लोग गायब हो गए लेडीज़ के नाम पे। नहीं मतलब इतना अत्याचार। और प्लस में दूसरा क्या बोला कि अगर इलेक्शन में की जो टीम बनेगी, इलेक्शन में जो खड़े होंगे उसमें कोई लेडीज़ नहीं होगी। मतलब लेडीज़ तो कहीं ने दिखनी नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे सबको पैदा करने हैं, घर बीवी सबको चाहिए, बेटी सबको चाहिए, लेकिन उनको अधिकार नहीं दे सकते, राइट नहीं दे सकते। कह रहे भाई लेडीज़ नहीं जाएगी, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब सीधा सीधा 2.8 में से 40% पॉपुलेशन ख़त्म कर दी, 25 साल से नीचे वाले ख़त्म कर दिए, जिसमें से ऐसे कम से कम 30 लाख लोग थे पुरुष, और 25 साल से नीचे लेडीज़ों को तो हालांकि राइट था ही नहीं। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, मतलब कौन वोट दे सकता है, कौन वोट नहीं दे सकता, सक्रिय नागरिक, निष्क्रिय नागरिक। अब ये क्या बसूड़ी है, अब ये सुनो। सक्रिय नागरिक हो गया एक्टिव। अब एक्टिव कौन आता है? एक्टिव इनकी नज़रों में वो लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करते थे, ठीक है, मेहनत मजदूरी करके अब अगर उन्होंने 30 दिन काम करा, ठीक है, मान लो एक दिन में उसने 1 रुपया कमाया, उस 30 दिन में 30 रुपये कमाए, तो उनकी नज़रों में सिर्फ उसी को वोट डालने का अधिकार था जो अपने 3 दिन का जो सैलरी है, 3 दिन की सैलरी वो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को दे। यानी कि उसने 30 दिन काम करके 1 रुपये के हिसाब से 30 रुपये कमाए, तो उसको सिर्फ 27 रुपये रखने का हक है, उसे 3 रुपये सरकार को देने पड़ेंगे और उसी को ही वोट डालने का हक होगा। समझ में आ गया? इससे नीचे कोई भी आता है उसको राइट ही नहीं है वोट का, उनकी तरफ देख भी मत लियो। ये चीज़ क्लियर हो गई। एक्टिव नागरिक क्या होते थे, और निष्क्रिय मतलब इनएक्टिव, जो एक्टिव नहीं है वो ये सारे थे, इनको राइट ही नहीं था। 25 साल से नीचे का, 25 साल से पुरुषों का, प्लस में जो लोग टैक्स नहीं ले पा रहे थे, क्या 25 साल से उम्र ज़्यादा थी लेकिन वो इतना कमा ही नहीं पा रहे थे कि वो इतना टैक्स दे पाएँ, वो भी बाहर कर दिए। अब आपको इतना क्लियर हो गया कि लेडीज़ को राइट वोट डालने का राइट नहीं था, उनको तो कहीं पे भी राइट नहीं दिया, प्लस में 25 साल से नीचे के बंदों को राइट नहीं था। जो 3 दिन का यानी कि अगर उसकी मान लो महीने की सैलरी 30 रुपये है 1 रुपये के हिसाब से, तो वो राइट नहीं था, ठीक है, उनको राइट नहीं था। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब अगले उस पर आते हैं। अब ये चीज़ हो गया। अब वो क्या हुआ, अब उन्होंने बोला कि सिस्टम क्या बनेगा वोट डालने का। उन्होंने बोला भाई अब इन लोगों को तो हटा दो, ये लोग हट गए क्योंकि एक्टिव नहीं, अब बचे सिर्फ 40 लाख लोग। अब आप देखो, चलो अभी तो आप 18 साल के नहीं हुए होंगे, आप जब पेरेंट्स होते हैं, या मैं जैसे कि मैं इलेक्शन से जुड़ा हुआ हूँ तो मेरे को बहुत डीप पता है कि किस टाइम पे क्या काम होता है और कौन चीज़ कहाँ यूज़ होती है। तो फिर भी मैं आपको वर्बली बता दूँ
एक विधानसभा, जैसे आप कोई रहते हो ना, उसकी एक विधानसभा असेंबली होती है, एक असेंबली का इलेक्शन कराने में कम से कम 30 लाख लग जाता है। दिल्ली में 70 असेंबली हैं, तो 70 गुणा 30 लाख कर दो। ये सिर्फ दिल्ली का बताया मैंने आपको, इंडिया का हिसाब लगाओ, समझ रहे हो। चलो इस बारे में हम कभी फिर फुर्सत में बात करेंगे। अब जाहिर सी बात है, इलेक्शन कराना है तो इलेक्शन कराने के लिए मैन पावर चाहिए। जब हम वोट देने जाते हैं, एक कमरे के अंदर घुसते हैं, एक बंदा हमारे हाथ पे इंक लगाने के लिए वो बैठा होता है कि भैया जिसने इलेक्शन दे दिया उसके उंगली पे इंक लगा दो। उसको बोलते हैं आमिट इंक, मतलब कि वो 3 से 4 दिन तक मिटेगी नहीं इंक। एक बंदा इंक लगाने के, एक बंदा वोटर लिस्ट में नाम चेक करने के लिए होता है, एक बटन जब वो दबाने जाता है तो वहाँ से एक्टिव कर। एक कमरे में 4 लोग होते हैं, तब जाके एक बंदे का वोट डलता है। उसके बाद उससे पहले क्या होता है, एक होता है BLO जिसको बोलते हैं बूथ लेवल, वो घर घर पर्ची बांटता है। तो ऐसे इलेक्शन कराने के लिए बहुत बंदे चाहिए, बहुत बंदे। इसका काम है घर पे जाके बताना कि भैया इस तारीख को वो वोट डलेगा, मंत्रियों का सिलेक्शन होगा, जाके वोट डालियो। अब तो चलो मशीन होगी, पहले तो वही थप्पा लगता था, उसको बैलेट पेपर बोलते हैं। पहले थप्पा लगते थे कागजों पे। तो कम से कम 50,000 पुरुष, समझ रहे हो ना, सिर्फ जेंट्स को ही राइट था। 50,000 लोग चाहिए होते थे एक इलेक्शन कराने के लिए, इन लोगों का वोट डलवाने के लिए। 50,000 लोग मिलके इलेक्शन कराते थे, 40 लाखों का वोटर डलाते थे। उसमें से कितने लोग सिलेक्ट बन जाते थे? 745 लोग चुने जाते थे नेशनल असेंबली, जो जीत जात के। भाई एक सीट पे 10 लोग खड़े होंगे, 10 में से तो कोई एक ही जीतेगा ना। मान लो आप कहाँ रहते हो, जैसे कि मैं जनकपुरी रहता हूँ दिल्ली में, तो जनकपुरी में कम से कम 50 लोग खड़े होंगे, लेकिन जीतेगा तो कोई एक। ऐसे ही बहुत लोग खड़े होंगे, लेकिन जीत के कितने आते थे टोटल? 745। वो 745 विनर कोई भी हो सकते थे, लेकिन वो होते सिर्फ पुरुष, ठीक है। अब 745 लोग जीत के आ गए। अब इन 745 लोगों पे जिम्मेदारी है कि ये इस देश को अच्छे से चलाएं। अब इस 745 लोग हैं, इसमें से भी कैटेगरी बना दी जाती थी। अब जैसे मोदी है, मोदी इलेक्शन में खड़ा हुआ, जीता। एक बंदे से तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता ना, उसके सारे बीजेपी वाले जीते होंगे। जो सारे बंदे जीते होंगे उसकी, हमारे जो 520 सीट है इंडिया में कुछ, तो 500 जब सारे बीजेपी की सीट जीते होंगे तब बोलते होंगे कि यार बीजेपी, मोदी यार तू प्राइम मिनिस्टर बन हमारा। ऐसे तो कोई भी बन सकता था कि अगर लड़ जाएंगे, नहीं मैं बनूंगा मैं बनूंगा मैं बनूंगा, नहीं। इनको पहले अपना एक लीडर चुनना होता था। उस लीडर का, अब मान लो इन्होंने ये चुन लिया मोदी, एग्जाम्पल के तौर पर मंत्रियों में मोदी, ये बन गया प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब इसका काम क्या होता था? सीट डिवाइड करना। भाई आप संभालोगे रक्षा मंत्री, आप देखोगे बॉर्डर पे कोई लड़ाई वड़ाई हो रही है, हथियार खरीदना, ये आपका काम है। आप हो भैया होम मिनिस्टर, आप देखोगे होम मिनिस्टर देश के अंदर क्या चल रहा है, क्या गरीबी, क्या अमीरी, कहाँ दिक्कत है, ठीक है। आप हो फाइनेंस, हमारे देश का पैसा कहाँ लगना चाहिए, कहाँ नहीं लगना चाहिए, ये सारा आपका काम है, ठीक है। अब इसमें क्या फिक्स था? अब जैसे हमने आपको बताया, जो भी जब मान लो गवर्नमेंट जीती वो अपना एक लीडर चुनती थी। हमारे इसमें लीडर ऑलरेडी फिक्स था, लुई। लीडर ऑलरेडी फिक्स था, क्योंकि इसने साइन ही इसी को बेस पे करे थे कि भैया लीडर तो मैं ही रहूँगा, सम्राट किंग मैं ही रहूँगा। तो हमारे में समझ लो लुई जो था वो मोदी था। अब एक जगह अमित शाह है होम मिनिस्ट्री का, एक जगह राजनाथ है जो बॉर्डर पर खड़ा कोई आना जाए। ऐसी अलग अलग कैटेगरी बन रखी है। एक कपड़ा मंत्री, भाई तुम कपड़ा देखोगे। निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, भाई तुम पैसे का हिसाब किताब देखोगे। ऐसी मंत्री की कैटेगरी बना दी। इनका काम है देश को सुचारू रूप से चलाना, ठीक है। ये 2 समझ में आ गए, इन 2 का क्या काम है? मुझे कमेंट्स आए थे कि सर आप इतने स्क्रैच मार देते हो, कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने आज से ये चीज़ करिए स्टार्ट कि भैया हाथों हाथ इसको क्लीन करते हुए चलो जहाँ जहाँ स्टडी करा रहे हो। अब ये कैटेगरी का काम समझ में आ गया, ये कैटेगरी का काम समझ में आ गया, इसका काम समझ में आ गया। अब सुनो, जो सम्राट है वो जो इलेक्शन में जो लोग जीत कर आते हैं ना, उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो पब्लिक डिमांड पर आए हैं, उनको पब्लिक ने जिताया है, इसने नहीं जिताया, तो इसलिए इसकी यहाँ एंट्री नहीं थी, ठीक है। अब ये जो थे, ये 745 लोग, इन्होंने चुना इनको, ठीक है ना, सिलेक्ट करके इनका। अब इन्होंने को जो चलाना है देश सुचारू रूप से। ये जो मेन जो हब है ना, ये इसके कंट्रोल में भी थी, इसके कंट्रोल में भी थी। मतलब
जो हमारी नेशनल असेंबली है वो पहले सिलेक्ट करके उसने बंदा बिठाया। इसको अगर कोई डिसीजन लेना होगा तो इन सब के, भाई मैं देश में ऐसा करने जा रहा हूँ, मान लो कुछ भी एग्जांपल के तौर पे कि मैं टैक्स बढ़ाने जा रहा हूँ सपोज करो, तो वो पहले इनसे परमिशन लेगा, ये सारे सदस्य, क्योंकि ये जो है अलग अलग एरिया से उठ के आए हैं, कोई जनकपुरी से, कोई कहीं से, कोई कैसे, तो इनको ग्राउंड लेवल पे सच्चाई पता है। अगर इन्हें लगेगा कि टैक्स बढ़ना चाहिए, आपस में वोट डालेंगे ये, तब टैक्स बढ़ेगा वरना नहीं बढ़ेगा। सम्राट का कोई रोल नहीं, ये इसको भी सिलेक्ट कंट्रोल करेंगे, इसको भी कंट्रोल करेंगे, ये तो क्लियर। अब आ जाओ जज पे, भाई इसका इन दो से कोई रोल नहीं, क्योंकि ना इसको देश चलाना है ना कुछ नहीं, लेकिन इसको देखना है बस किसी के साथ गलत ना हो। जब कोई क्राइम होगा, कुछ होगा, तो इसका काम है जज करना। अब न्यायाधीश का भी जो होगा वो लोग सिलेक्ट करेंगे, ऐसे नहीं है किसी अपर कास्ट को या चर्च को, कुलीन वर्ग को बना के बिठा दिया, नो। पढ़े लिखे लोग आ गए थे, जो लॉ पढ़ के आए थे, जो कानून पढ़कर आए थे, उनका भी इन लोगों से वोट कराते और जो जीतता उसको हम जज बना देते। उसका काम था लोगों के साथ न्याय करना और अच्छी स्थिति बना के रखना, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि जब लोग ये असेंबली बनी तो लोगों ने सोचा यार इनको वोट क्यों दे, ऐसा क्या हमारे लिए क्या करेंगे। तो जब ये असेंबली बनी ना तो इन्होंने कुछ लोगों को बोला कि अगर हम जीत गए, अगर हम सत्ता में आते, जैसे हम ये कर दे, इन्होंने भी कुछ डिमांड रख ली, लेकिन किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ पुरुष। इनका डिमांड भी जो थी वो पुरुषों के लिए थी, लेडीज का नाम साला कहीं दूर दूर तक नहीं था, ठीक है ना, ओनली मेड फॉर पुरुष। अब पुरुष के लिए क्या क्या रखा, चलो ये बताते हैं। देखो ये लिखा ना आपकी, ये आपकी बुक का ला रहा हूँ मैं, पुरुष या नागरिक, ठीक है। अब इनका कहने का मतलब है, देखो लाइन देखो, सोच आदमी, बुक में अगर आ जाए एग्ज़ाम में लेडीज़ को क्या राइट थे तो साफ मना कर देना, क्वेश्चन साल देख लेना, साल के ऊपर, क्योंकि इसी जो ये बनाया है चार्ट समझाया था, इसी पे आपके आगे के 10 पेज हैं। आपको शायद आपके 4 से 5 पेज बाद है क्या लेडीज़ ने भी अपनी हक की लड़ाई लड़ी, वो इस बेस पे आगे जाएंगे। बस इतना याद रखना, 1789 में उसको मान्यता दी थी, 1709 में पारित कर दिया था उसको, मतलब ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया था, संविधान लागू हो गया था। और जब 1791 में संविधान लागू हुआ तब सिर्फ पुरुषों का ही था, जो भी था, लेडीज़ कहीं दूर दूर तक नहीं थे। कहने का मतलब है इनको कह रहा आदमी, जेंट्स इंडिपेंडेंट पैदा होते हैं, ना किसी के दबाव में रहते हैं, साथ इंडिपेंडेंट पैदा रहेंगे, इंडिपेंडेंट जिएंगे और इंडिपेंडेंट ही मर जाएंगे। और उनके ना कुछ राइट्स हैं जो आप नहीं ले सकते। जब खाली राजा था वो तो किसी को कुछ समझता नहीं था, सारी घर की मुर्गी दाल बराबर थी, तो उन्होंने बोला भैया समान अधिकार होने चाहिए। समान अधिकार कैसे, इक्वल राइट। इक्वल राइट कैसे कि ऐसा ना हो कुलीन वो है तो वो अपर कास्ट हो गया, हम कारीगर है तो हम नीचे कास्ट हो गए, नहीं, सबको एक ही लाठी से हाका जाएगा, ठीक। ऐसे कुछ रहे थे। देखो आदमी की सैकड़िक एंड अन्य अधिकारों की श्रृंखला, ये अधिकार स्वतंत्रता संपत्ति। अब सुनो मेरी बात, इसमें नरगिस का मतलब हो गया बॉर्न, मतलब जब वो पैदा होता है, ठीक है, जब वो पैदा हो तभी से उसके अधिकार हो जाएं, ठीक है ना। और अधिकार किस चीज़ के हों, उसकी प्रॉपर्टी का, स्वतंत्रता का, क्योंकि कारीगर वालों के पास ज़मीन थी नहीं, सारी कुलीन और चर्च के पास थी, जिसको बाद में गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया, गवर्नमेंट का लैंड हो गया। तो कह रहा है इसको, और शोषण ना हो हमारे साथ, जो कोई लोअर कास्ट है उसके साथ कोई गलत व्यवहार या मारपीट जातिवाद ना हो। तो ये उनके राइट से 2 राइट क्लियर हो गए। ऐसे ही ये देखो, ये राइट जो है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भाई, इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट ये आएगा, समझ रहे हो। अब कह रहे स्वतंत्र से आशा, आशा का मतलब होता है मतलब, कह रहे इंडिपेंडेंट से मतलब का है ऐसे करने की, काम करने, हम शक्तियाँ काम करने से, कि मतलब हम कोई काम करें, ऐसा काम करें जो औरों के लिए नुकसान हो, मतलब मैं गड्ढा खोद दूँ किसी को कर दूँ, मारना नहीं, हम आपको स्वतंत्र करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप साथ वाले को मार दोगे खुले हो गए तो, नहीं। स्वतंत्र इंडिपेंडेंट का मतलब आप अपने लिए इंडिपेंडेंट हो, ये आ गया ना नीचे।
समाज के लिए यानी कि अपने जो आसपास लोग रह रहे हैं उसके लिए किसी तरह का हानिकारक काम नहीं करना, इसके लिए भी कानून बना दिया गया। हर चीज़ के लिए, हर को बोलने लिखने पढ़ने का था, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित जो कानून बन गया था, जो लॉ बन गया था, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता था। सब कुछ तुमको सब कुछ राइट दिया। ये देखो, सार्वजनिक सेना मतलब जो सोशल आर्मी थी, उसको खर्चे अपना जो सार्वजनिक सेना मतलब पॉलिटिकल पार्टीज, जो सोशल आर्मी जो काम कर रही थी आपके देश के लिए, उसको देखो सरकार चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। पैसा उसने बोला टैक्स के रूप में, टैक्स तो लिया जाएगा, लेकिन क्या था पहले, क्या था जैसे बताया मैंने, 1-1 रुपये कमाया 30 हो गए, जिसने जो 3 रुपये हर किसी को देने ही देने, जिसकी सैलरी ही 10 रुपये हो तो वो 3 रुपये टैक्स कैसे दे देगा, है ना। तो इसने बोला जिसकी जितनी सैलरी हो उसके हिसाब से टैक्स लिया जाए। अब किसी की सैलरी है 100 रुपये, तुम टैक्स ले रहे हो 20 रुपये, वो दे सकता है। किसी की सैलरी है 30 रुपये सैलरी है, आप उससे 20 रुपये टैक्स ले रहे हो तो वो तो गलत है ना भाई। उसकी सैलरी अगर कम है तो उससे कम टैक्स लिया जाए, और जिसकी सैलरी ज़्यादा है उसके हिसाब से टैक्स लो। तो ये आपके कुछ राइट्स थे, ठीक है ना। अब ये देखो, ये वाली लाइन, इसमें इसमें कह रहा है बंदा कि मान लो कि अगर कोई क्राइम होता है या कोई बात होती है, सामने जो चोर है, जो जिसने कत्ल करवाया है वो खड़ा है, मैं हूँ जिसका कत्ल हो गया, उसकी फैमिली का मेंबर खड़ा है। अब वो मांग कह रहे जी मैंने तो कत्ल करा नहीं, कोई बाहर का बंदा आगे मार के चला गया तो सर मैं क्या करूँ। अबे सुपारी तो तूने दी होगी ना। इसका कहने का मतलब है कि वो कोई भी बाहर के बंदे को इन्वॉल्व ना करे। अगर सुपारी दी है, इसने उसकी फिरौती दे दी है, तो भाई हर बंदा इस कैटेगरी के अंदर आना चाहिए। उसको ये नहीं बोलेंगे कि वो बाहर का बंदा था बाहर चला गया, उस पर हमारा कोई हक नहीं भाई। ये कुछ पॉइंट्स है, इसको याद कर लेना, इसको ब्रीफ मैंने कर दिए, दिमाग में सेट कर लेना भाई, क्योंकि ये जो आपका जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं ना, ये उसका निचोड़ आ रहा है। सबसे पहला जो चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था इस पहली क्लास का, फ्रांसीसी क्रांति फ्रेंच रेवोल्यूशन का, उसमें इंट्रोडक्शन था पहला यही था कि ऐसा क्यों हुआ कि सेना घुस गई। अब उसका सारा ब्रीफ आपको मिल चुका है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बन चुका है, उसको जो उसके अंदर राइट्स थे, ओनली मैंस राइट, वो आ चुके हैं, सब कुछ आ चुका है। अगली क्लास में ये बताएंगे अब ये तो पढ़े लिखे लोग तो बड़ी आसानी से पढ़ लेते, लेकिन जो कारीगर वगैरह थे वो अनपढ़ थे। उन अनपढ़ को अगर कागज हाथ में दे दोगे उनके समझ में नहीं आएगा। तो अनपढ़ लोगों को कैसे समझाया गया, जो जो सुन नहीं सकते थे उनको कैसे समझाया गया, वो मैं अभी आपको अगली क्लास में बताता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। ओके, बाय बाय।